नमस्कार साथियों, मेरा नाम रोशन सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कार्ड गुरु। दोस्तों, हमारा जो कोई भी क्रेडिट कार्ड या कोई भी अनसिक्योर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन होता है, जब हम एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं तो उसमें तीन चीज़ों का अहम रोल होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो सिविल स्कोर, दूसरा होता है पर्सनल प्रोफाइल और तीसरा होता है बिजनेस प्रोफाइलिंग, जिसे आप बिजनेस प्रोफाइल कह सकते हो। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। देखो, सिविल में हम कुछ नहीं कर सकते, सिविल में हमारा कोई रोल नहीं रहता है। सिविल तो एक पहले से बना बनाया सिस्टम होता है। जैसा कस्टमर की क्रेडिट हिस्ट्री होगी, उसके अकॉर्डिंग कस्टमर का सिविल होगा। दूसरा होता है पर्सनल प्रोफाइलिंग, जिसको आप कस्टमर का पर्सनल प्रोफाइल बोल सकते हैं। मतलब कस्टमर की केवाईसी से रिलेटेड, कस्टमर के रेजिडेंशियल एड्रेस से रिलेटेड, कस्टमर के एज से रिलेटेड, कस्टमर के बाकी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। इसमें भी हम कुछ अलग से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि या करना भी नहीं है। ये फिक्स होता है कस्टमर का, जो डेट ऑफ बर्थ है वही रहेगा, जो बाकी चीज़ें हैं वही। इसमें चेंजिंग बहुत जल्दी नहीं होती है। हाँ, जब कस्टमर अपना घर बदलता है, अपना एड्रेस बदलता है, अपना पिन कोड बदलता है, तो इसमें चेंजिंग हो सकती है। तीसरा और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल होता है बिजनेस प्रोफाइल। और जो अनसिक्योर प्रोडक्ट होता है ना, वो इसी के ऊपर टिका हुआ होता है। क्योंकि सिविल स्कोर और पर्सनल प्रोफाइल, इसको हम डीपली अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कोई खास चेंजिंग एप्लीकेशन के बाद या प्रोसेस होने के बाद नहीं होता है, या कुछ इस तरह का की प्रॉब्लम नहीं आती जब हमारा एक बार एप्लीकेशन सॉफ्ट अप्रूव हो जाता है। लेकिन जो बिजनेस प्रोफाइल है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आगे। एप्लीकेशन जब आप प्रोसेस कर देते हो ना, उसके बाद। तो ये तीनों पिलर है। ये तीनों पिलर का स्ट्रांग होना जरूरी है किसी भी एप्लीकेशन को प्रोसेस होने के लिए। जैसे एक ये पुल है ना, इसके तीन पिलर हैं। अगर एक पिलर भी डैमेज हुआ, एक पिलर में भी कुछ प्रॉब्लम हुई, तो ये जो पुल है ये फंक्शनल नहीं रहेगा, है ना। सेम उसी तरह एसबीआई क्रेडिट कार्ड के लिए या किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए, कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो या कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो, उसके लिए जो ये तीनों पिलर है ना, वो स्ट्रांग होने जरूरी है। अगर किसी भी पिलर में कोई प्रॉब्लम हुई तो एप्लीकेशन सक्सेसफुली आगे नहीं जाएगा, कस्टमर का कार्ड नहीं बनेगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लो, आप लोग बोर्ड एग्जाम जानते होंगे। बोर्ड का एग्जाम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट का होता है। यहाँ एग्जाम्पल मैंने मैथ, साइंस, इंग्लिश का लिया है। मैथ में किसी के 95% मार्क्स हैं, साइंस में 90% मार्क्स हैं, जो कि ए ग्रेड मार्क है, ए प्लस ग्रेड मार्क है। और इंग्लिश में उसको 25% मार्क आया। क्या वो उसका रिजल्ट पास होगा? नो, ये फेल हो जाएगा। ठीक है ना। सेम उसी तरह हमारे क्रेडिट कार्ड में होता है। ये तीन सब्जेक्ट हैं: बिजनेस प्रोफाइल, पर्सनल प्रोफाइल एंड सिविल स्कोरिंग। अगर कस्टमर का सिविल स्कोर खराब है तो भी हमारा एप्लीकेशन वहीं रुक जाएगा। अगर कस्टमर के पर्सनल प्रोफाइलिंग में कोई इशू है, मतलब उस कस्टमर का एरिया नेगेटिव है, उसका एज एज एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है, या कुछ भी इस तरह का प्रॉब्लम है, तो एप्लीकेशन नहीं आगे बढ़ पाएगा। सेम उसी तरह बिजनेस प्रोफाइल, जो कस्टमर का स्कोरिंग होता है, पर्सनल स्कोरिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। मतलब वो कहाँ काम करता है, किस कंपनी में जॉब करता है। अगर उसमें स्कोरिंग कम है, मतलब जो उसका प्रोफाइल है, डेजिग्नेशन है, वो निगेटिव है, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ जाएगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। या कस्टमर का प्रोफाइल सीनियर मैनेजर है, तो उससे स्कोरिंग ज़्यादा बनेगी। या कस्टमर का डेजिग्नेशन एग्जीक्यूटिव है, स्कोरिंग बनेगी लेकिन थोड़ी कम बनेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन सब चीज़ों में एक स्कोर छिपा होता है एप्लीकेशन का। आप लोग ज़्यादातर ये देखते हो कि कस्टमर का केवल सिविल का स्कोर है, ऐसा नहीं है। सिविल का स्कोर जैसे होता है, उसी तरह बाकी चीज़ों का भी एक स्कोर कैलकुलेट किया जाता है, और टोटल स्कोर के बेस पे किसी एप्लीकेशन का रेटिंग होता है। उसी में आप लोग कई बार सुनते होंगे, कई बार देखते होंगे कि बैंक ने कस्टमर से बिना डॉक्यूमेंट्स लिए कार्ड बना दिया। मतलब ना कस्टमर से सैलरी स्लिप लिया हमने, ना कस्टमर से बैंक स्टेटमेंट लिया, ना हमने कस्टमर से किसी एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स ली, फिर कार्ड कैसे बना दिया? इसे एक्चुअली हम नो डॉक फ्लैग कहते हैं। ये उन कस्टमर का होता है जिनका तीनों स्कोर हाई है, या टोटल स्कोर काफी अच्छा मिला है।
जैसे आप बोर्ड एग्जाम में ही देखते हो ना कि 60% अगर किसी का मार्क्स हो गया, 60% से प्लस मार्क्स हो गया, तो वो फर्स्ट डिवीजन हो जाता है। लेकिन वहीं 60% की जगह पे अगर 59% भी मार्क हो गया तो उसका डिवीजन सेकंड डिवीजन हो जाता है ना। वो इसी तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन होता है। तो आप लोग कई बार, जैसा मैंने बोला कि कई बार बिना डॉक्यूमेंट्स के प्रोसेस हो जाता है, ये तो अच्छी बात है। इसमें क्या होता है, हमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना पड़ता है। इसके लिए, इसमें कस्टमर के लिए भी फैसिलिटी ये हो जाती है कि कस्टमर को कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। कस्टमर ने एप्लीकेशन दिया, आगे से सॉफ्ट अप्रूवल या जो भी हुआ, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो डिमांड की जाती है वो नहीं चाहिए। केवल आपने केवाईसी की कस्टमर की और आगे प्रोसेस कर दिया, यही होता है। लेकिन ऐसे केसेस में बाकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो डिजिटली वेरीफाई की जाती है। वैसे सबसे पहले एनएसडीपी आने के पीछे भी डिजिटल इंफॉर्मेशन का मैच होना या कस्टमर का प्रोफाइलिंग का अच्छा होना माना जाता है। लेकिन उसमें से सिविल और कस्टमर का पर्सनल प्रोफाइल तो फिक्स रहता है, लेकिन जो कस्टमर का बिजनेस प्रोफाइल होता है इसमें मैनिपुलेशन के कई ज़्यादा चांस होते हैं। हो सकता है कि कस्टमर ने अपना डेजिग्नेशन सीनियर मैनेजर बताया हो लेकिन वो हो एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव, या हो सकता है कस्टमर आगे आने वाले समय में सीनियर मैनेजर बनने वाला हो, अभी वो मैनेजर हो, लेकिन आपको ऑन डिटेल्स उसने अपना डेजिग्नेशन सीनियर मैनेजर बता दिया क्योंकि आगे बनने वाला है। कई बार होता है कस्टमर से आप जब सैलरी इनकम प्रूफ पूछते हो या प्रोफाइलिंग पूछते हो तो वो बढ़ा चढ़ा के बोलने की कोशिश करता है। ये अक्सर मेंटलिटी भी होती है। कई बार जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए, पर्सनल लोन के लिए किसी को ऑफर करते हो तो उन्हें ये लगता है कि अगर मेरा प्रोफाइल ज़्यादा रहेगा तो हमें ज़्यादा लिमिट मिलेगी, ऐसा देखने को मिलता है। तो इसीलिए ऐसे केस में ना सब कुछ तो स्मूथली होता है। कस्टमर से डॉक्यूमेंट्स की कम डिमांड होती है, आपको कम डॉक्यूमेंट्स आगे प्रोसेस करना होता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क डिपार्टमेंट का काम बढ़ जाता है। रिस्क डिपार्टमेंट ऐसे एप्लीकेशन को डीपली वेरीफाई करती है। वो इस नतीजे पे पहुंचती है कि हाँ, जो इन्फॉर्मेशन है वो 100% सटीक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है। अगर कंफर्मेशन नहीं मिलती है तो उस फाइल में फिर ऑब्जेक्शन रिस्क डिपार्टमेंट की तरफ से होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया, डेजिग्नेशन के लिए कस्टमर का डेजिग्नेशन मान लो सीनियर मैनेजर हमने डाला हुआ है, लेकिन आगे वेरिफिकेशन के टाइम में पता चला कि वो डेजिग्नेशन मैनेजर है, तो क्या होगा? जो टोटल स्कोर बना था, कस्टमर का सिविल स्कोर, कस्टमर का पर्सनल स्कोर एंड कस्टमर का बिजनेस स्कोर, तो बिजनेस स्कोर में गिरावट होगी, है ना। एक सीनियर मैनेजर का एक स्कोर अलग होगा, एक मैनेजर का स्कोर अलग होगा। जब भी सीनियर मैनेजर से मैनेजर पे आएगा तो कुछ ना कुछ पॉइंट तो कम होगा उसका, जो उसका बिजनेस प्रोफाइल है उसके अंदर। सेम कई बार हम लोग कंपनी का नाम कैटेगरी ए में मेंशन कर देते हैं, और जब डिटेल्स वेरिफिकेशन होती है या डिप कॉल जाती है, जब कस्टमर से पूछा जाता है कि सर आपकी सैलरी स्लिप पे क्या डिटेल्स मेंशन है, आपकी कंपनी कौन सी है, सैलरी कहाँ से आती है, तो जो कस्टमर ने जो अपना कंपनी नेम बताया उसकी जो है कैटेगरी के कारण अगर वो लो जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो उसका प्रोफाइलिंग स्कोर है वो भी नीचे जाएगा। कई बार ऐसा देखने को मिला है, कई कस्टमर, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर किसी मारुति के शोरूम में काम कर रहा है, उसे आसपास चारों तरफ मारुति का लोगो ही दिखेगा। अब आप जब उससे पूछते हो कि सर आप काम कहाँ करते हो, तो वो बोलता है मारुति में काम करता हूँ। आप क्या करते हो? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड आपने डाल दिया। एप्लीकेशन हाई स्कोर के बेस पे फाइल एनएसडीपी हो गई। अब वो फाइल डिप को जाती है, जब डिप डिटेल्स में उससे इंफॉर्मेशन लेता है, जब उससे पूछता है कि सर आपकी सिटिंग कहाँ पे है, आप कहाँ बैठते हो, आप क्या काम करते हो, है ना, आपका एम्प्लॉय आईडी क्या है, तब कस्टमर को लगता है यार ये तो एक्चुअल जानकारी मांग रहे हैं। तब वो जाके कस्टमर बताता है कि मेरी सैलरी स्लिप पे मेरे कंपनी का नाम है पास्को ऑटोमोबाइल्स या बिपुल मोटर, जो कि मारुति सुजुकी के शोरूम होते हैं, और उनका जो पेरोल होता है कंपनी, वो अलग कंपनी है, वो एक्चुअली उनका डिस्ट्रीब्यूटर होता है या उनका उनकी एजेंसी होती है। तो लेकिन वो मारुति का एम्प्लॉय तो नहीं हुआ ना। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब वहां पे कंपनी का जो कैटेगरी है कैट ए से कैट सी में जाता है, तो वहां पे ऑटोमेटिक स्कोर स्कोर में कमी होगी।
हो सकता है वो स्कोर बहुत ज्यादा कम हो जाए और आपकी फाइल को आगे जाके डिक्लाइन भी हो जाए, या फिर हो सकता है वो स्कोर इतना कम हो जाए कि जो आपका एप्लीकेशन नो डॉक फ्लैग हुआ था उस स्कोर की वजह से अब वो नो डॉक फ्लैग नहीं रहा। आगे बताएंगे उसमें क्या परेशानी आती है। एक दिक्कत और आती है, कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमने एप्लीकेशन लॉगिन किया, ठीक है, जब हम लॉगिन करते हैं पहले ही बताया मैंने सिविल ऑटोमेटिक चेक हो जाता है, उसके बाद कस्टमर का पर्सनल प्रोफाइल भी लगभग लगभग चेक हो जाता है, और जो बिजनेस प्रोफाइल है जो हमने इन्फॉर्मेशन डाली है उसके बेस पे वो एक एक्सपोर्टिंग बना करके फाइल को सॉफ्ट अप्रूव्ड या सॉफ्ट डिक्लाइन कर दिया जाता है। अब मान लीजिए एक फाइल आपने आज से 10 दिन पहले क्यूरी कराई थी, जो लॉगिन होता है वो कराई थी, उस समय कस्टमर का सिविल स्कोर बहुत अच्छा था, लेकिन इस 10 से 15 दिन में कस्टमर के किसी भी एग्जिस्टिंग क्रेडिट में, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो चाहे वो कोई लोन हो, तो उसमें क्या हुआ, पेमेंट डिले हुआ, जिस वजह से उसके सिविल स्कोर में कुछ चेंजिंग आ गया। अगर सिविल स्कोर नीचे आया तो जब आप एप्लीकेशन को फाइनल प्रोसेस करोगे, डिप कॉल के बाद जो ई साइन के बाद डिस्पैच होता है, तो क्या होगा, वहां पे जो करंट स्कोर होगा उस पर ट्रिगर करेगा। हो सकता है कि जिस वजह से आपकी फाइल एनएस मतलब आगे नो डॉक फ्लैग को गई थी, वो नो डॉक फ्लैग हट जाए और आपको फिर परेशानी का सामना करना पड़े, है ना। तो किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन से, अगर किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन में चेंजिंग होती है तो नो डॉक फ्लैग रिमूव होने का एक बड़ा कारण हो सकता है। सिंपल सा समझो ना, 60% पे कोई बंदा फर्स्ट डिवीजन होता है, लेकिन वहीं अगर उसका 59.99% मार्क्स आता है तो उसके सामने फर्स्ट डिवीजन नहीं लिखा हुआ होता है, उसके सामने सेकंड डिवीजन लिखा हुआ होता है। इसको हम थोड़ा और एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आप लोग को सही तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। एक मैंने यहाँ पे एक कहानी आपको बता रहा हूँ। एक रिया नाम की गर्ल है जिसने बोर्ड का एग्जाम दिया और उसे 60% मार्क्स आए। कुछ गवर्नमेंट स्कीम के तहत उसे मान लो एक गिफ्ट में साइकिल मिलने वाला था, जैसा कई सारे आपने देखा होगा बोर्ड एग्जाम वगैरह में, जो अलग अलग स्टेट में ऐसे ऑफर्स होते हैं कि जो फर्स्ट डिवीजन गर्ल्स हैं उनको कुछ अलग से बेनिफिट दिया जाता है, ठीक है। तो रिया ने जो साइंस है उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लाए, उनके जो लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स आए, मैथमेटिक्स में भी अच्छे मार्क्स आए, 59 मार्क्स आए मान लो फॉर एग्जांपल, जैसा आप सामने दिख रहे हो। लेकिन टोटल का जो कैलकुलेशन था 60, 61, 62 एंड 59, जो कि 60% से अबव हो गया और रिया फर्स्ट डिवीजन पास हो गई। अब एज पर रूल जो भी है, एज पर जो भी अनाउंसमेंट है, रिया को कोई गिफ्ट मिलने वाला था, जहाँ जैसे हमने यहाँ पे साइकिल दिखाया, ठीक है। अब क्या होता है, ऐसा सुनने को मिलता है कि जो मैथ का एग्जाम था ना उसमें क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, ठीक है। ये ज्यादा इसकी कंट्रोवर्सी होती है। फिर क्या होता है, मतलब जो भी एजेंसी है उसने ये सोचा कि हम गणित का एग्जाम फिर से लेंगे। अब मैथ का एग्जाम जो है फिर से होता है और रिया को 2-3 मार्क्स कम आ जाते हैं। अब क्या होगा, रिया तो फर्स्ट डिवीजन थी और उसे कुछ मिलने भी वाला था, जो भी साइकिल मिलने वाला था, लेकिन इस 2-3 नंबर के कारण उसका डिवीजन फर्स्ट डिवीजन से सेकंड डिवीजन हो गया। तो क्या अब उसे ये चीज मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। सेम उसी तरह है आपका ये एनएसडीपी कॉन्सेप्ट, या जिसको आप नो डॉक फ्लैग कहते हो। अगर आपका एप्लीकेशन जिस वजह से नो डॉक फ्लैग में गया है उस स्कोरिंग में अगर थोड़े से परसेंट की भी गिरावट होती है जो उनका बॉर्डर लाइन होगा, तो आपका एप्लीकेशन नो डॉक फ्लैग से विथ डॉक फ्लैग में कन्वर्ट हो जाएगा। और विथ डॉक फ्लैग में क्या होता है, आपको सरोगेट डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी मुसीबत यहीं पे आती है। चलो सरोगेट डॉक्यूमेंट देने होते हैं, आप सरोगेट डॉक्यूमेंट दे भी सकते थे, लेकिन नो डॉक फ्लैग में कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका फिजिकली नहीं जाता आगे। कैसे, आप एप्लीकेशन लॉगिन कराते हो, केवाईसी कराते हो, केवाईसी डिजिटल मोड में होता है, एप्लीकेशन ऑलरेडी डिजिटल मोड में है और एप्लीकेशन
आगे मूव हो चुकी होती है। कैसे? आप जब भी डिप कॉल कराते हो, कस्टमर से डिटेल्स लेते हो, कस्टमर ई साइन करता है ना। कस्टमर जब ई साइन करता है, इसका मतलब ही हुआ कि कस्टमर ने सारी इंफॉर्मेशन रीड करके, इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करके, कस्टमर ने उस फाइल को लॉक कर दिया, साइन कर दिया, और अब वो आगे फाइल प्रोसेस को चली गई। क्योंकि कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं है वहाँ, कोई कोरियर एजेंसी या कोई डिस्पैच, फिजिकल डिस्पैच का कोई झंझट ही नहीं है। वो फाइल तुरंत फर्दर प्रोसेस को चली जाती है, और जब फर्दर प्रोसेस को जाती है तो जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर अपडेट होके गई है वो कंसीडर की जाती है। क्योंकि नो डॉक फ्लैग पहले ही हो चुका है, तो अगर वो अपडेट में कुछ कुछ भी कमी आती है और स्कोर उसका नीचे जाता है, तो आगे जाके जो प्रॉब्लम आती है वो आपको उसको फेस करना पड़ता है। देखो, एनएसडीपी आना अच्छी चीज है, ये नहीं है कि एनएसडीपी आ गया तो चांस ये है कि आपका एप्लीकेशन खराब हो जाएगा या कुछ ऐसा होगा। आपको बस ये ध्यान दे के चलना है कि हमने जो एनएसडीपी लाया है, या कस्टमर ने जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया है, या कस्टमर को भी ये देख के चलना पड़ेगा कि कस्टमर को अपना इन्फॉर्मेशन 100% जेन्युइन देना है। क्योंकि यहाँ पे नो डॉक फ्लैग मिल रहा है, एक स्पेशल फैसिलिटी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं बैंक भी तो कुछ सेफ्टी चेक आगे करके ही आगे प्रोसेस करेगी ना फाइल को। क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो होता है अनसिक्योर प्रोडक्ट होता है, आपको पहले ही पता होगा। आप कोई होम लोन, कार लोन, बाकी चीज लेते हो, वो सिक्योर प्रोडक्ट होता है। बैंक के पास अगर कल को पैसा रिकवर नहीं होता है तो कुछ ऑप्शन होता है, लेकिन जब ये अनसिक्योर प्रोडक्ट होता है ना, यहाँ पे बैंक के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। तो बैंक जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लिया है, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वहाँ वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से करेगी। ठीक है ना। इसीलिए ये काफी ज्यादा उलझन सा हो जाता है। ई साइन होने के बाद उस एप्लीकेशन पे कुछ भी चेंजिंग नहीं हो सकता। अगर कस्टमर ने अपना डेजिग्नेशन चेंज कर दिया, कस्टमर ने अपना कुछ बाकी इंफॉर्मेशन चेंज कर दिया, कस्टमर का जो है, जो नो डॉक फ्लैग होगा उसका एक अलग कोडिंग होगा, विथ डॉक फ्लैग का जो होगा किसी ना किसी सरोकेट के साथ फाइल प्रोसेस हुआ होगा तो उसका एक अलग कोड होगा। ये सब चीज़ें काफ़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जिसको बैकएंड वाले, बैकएंड या जो बैकएंड प्रोसेस है उसमें ये चीज़ें की जाती है। आप लोग इतना डीपली जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन काफ़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। हर किसी पर्टिकुलर बदलाव का एक कोड होता है। अगर फाइल सैलरी स्लिप पे जा रही है तो उसका एक अलग कोड होता है। अगर फाइल आपके IQAA प्रोसेस से जा रही है तो उसका एक अलग कोड होता है। अगर फाइल IQBS प्रोसेस से जा रही है तो उसका एक अलग कोड होता है, जो ऑलरेडी उस एप्लीकेशन में मेंशन हो चुका है। तो आगे उसमें चेंजिंग जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जो इस तरह की डिक्लाइन, इस तरह की जो आगे जाके फंसती है फाइल या स्टक होती है, जिसे आप डिक्लाइन पेंडिंग कोड कन्वर्जन कहते हो। कई बार कई जगह पे XSU1 कहा जाता है, कई जगह पे SU1, या अलग अलग बैंकों के अलग अलग कोडिंग होते हैं। इतना डीपली मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सब जो होता है इसी वजह से होता है। तो आई होप आप लोग ये चीज़ समझ पा रहे होंगे प्रॉपर तरीके से। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यही है कि आप जो भी एप्लीकेशन लेते हो ना, कस्टमर की इंफॉर्मेशन वही होनी चाहिए, फैक्ट बेस होनी चाहिए, जो कस्टमर का जेन्युइन है। ये नहीं कि हमें एक ट्रेंड पता चल गया है कि सीनियर मैनेजर का जो एप्लीकेशन होता है वो ज़्यादातर नो डॉक फ्लैग में जाता है, तो हमने क्या किया, मैनेजर के एप्लीकेशन पे भी सीनियर मैनेजर डाल के भेजना शुरू कर दिया। क्योंकि नो डॉक फ्लैग आ जाएगा, हमें लगता है उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए नहीं, चांस बढ़ जाएगा नो डॉक फ्लैग का और फाइल प्रोसेस हो जाएगी, फिर तो कार्ड बन ही जाएगा। ये सोच आप लोग को निकालनी पड़ेगी। कस्टमर का जो डेजिग्नेशन है वही होना चाहिए, कस्टमर की जो कंपनी है वही होनी चाहिए। अगर कस्टमर का डेजिग्नेशन आपको पता है कि हमारे यहाँ प्रोसेस नहीं होने वाला है, या बैंक इस प्रोफाइल को कार्ड नहीं देगी, तो आप उसे फिल्टर कर सकते हैं। आप उसकी जगह दूसरे कस्टमर पे फोकस कर सकते हैं, उसकी जगह पे। क्योंकि आप लोग जहाँ काम करते हो वहाँ डेटा की कमी शायद नहीं होती है, या आप जिस मार्केट में काम कर रहे होते हो वहाँ कस्टमर की कमी नहीं होती है। आपको ज़रूरत है सही कस्टमर पे फोकस करने की,
आप उस कस्टमर को छोड़ोगे तो दूसरा कस्टमर आपको मिलेगा, लेकिन आप उसी कस्टमर को पकड़े रहोगे, आप चाहोगे कि उसी कस्टमर को हम घुमा के किसी तरीके से कार्ड दे दें, तो ये कहीं ना कहीं आपका भी टाइम बर्बाद होता है और आपसे भी ज़्यादा बैंक का टाइम बर्बाद होता है। तो इसीलिए आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें और अपनी मेहनत को सही तरीके से सही जगह पे लगाएं, ताकि आपका भी बेनिफिट हो और जो बैंक है वो भी प्रॉपर तरीके से ये चीज़ों को प्रोसेस कर सके। ठीक है, तो आज इतना ही, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में और ढेर सारी जानकारी, बाकी तरह की जानकारियाँ साझा करते हैं। आज के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।